वेलकम टू लर्न इजी। आज का हमारा टॉपिक है ओशनोग्राफी का पार्ट 5। तो आज हम ओशन करंट्स करना शुरू कर रहे हैं। ओशन करंट्स एक पार्ट में कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको 2 या 3 पार्ट्स में हम करेंगे। तो आज जो हमारा ओशन करंट्स में हम पार्ट करने वाले हैं वो है फॉर्मेशन, उसके टाइप और फैक्टर्स, ठीक। और इसमें मैंने एक नोट डाला हुआ है जो इसका ओरिजिन है। ओरिजिन में इसके फैक्टर्स में ही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ओशन करंट्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली ओशन करंट्स क्या होता है? ओशन करंट क्या है? एक मूवमेंट ऑफ वाटर है बस, ठीक है। ओशन सरफेस और डीप ओशन में जो मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है उसी को हमने क्या कहा है? ओशन करंट्स कहा है। बस वो डिफरेंट तरीक़ों से जो हो रहा है हमने उसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे कि उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे कैसे वो निकलता है, कैसे होता है ओशन करंट्स। ओके, क्या उसके टाइप्स हैं, फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ओशन करंट्स का, ठीक है। ओशन करंट को अगर हम डिफाइन करने लगे तो उसका डेफिनेशन है जनरल मूवमेंट ऑफ वाटर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो उसका मूवमेंट हो रहा है उसी को हम ओशन करंट कहते हैं। इसको अभी हम एक एनिमेशन में देखेंगे किस तरह इसका मूवमेंट हो रहा है। ओके, अभी हम एक एनिमेशन देखेंगे। पहले हम एक डायग्राम देख लें। तो ये मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया है। ये पूरा का पूरा एक साइकिल ही है, जो ओशन करंट की साइकिल है वो पूरी साइकिल मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, लेकिन इसको एक्सप्लेन मैं बाद में करूँगा। पहले हम यहाँ पे इसमें देखेंगे कि ओशन करंट बेसिकली जो है दो टाइप्स के हमें शो होंगे, एक सी सरफेस पे और एक बॉटम पे, सी बॉटम पे। ओके, जो सरफेस पे ओशन करंट शो होगा उसे हम बोलेंगे सरफेस ओशन करंट, और जो बॉटम पे शो होगा उसे हम बोलेंगे डीप सी ओशन करंट। अब हम यहाँ पे एक एनिमेशन देखेंगे। ये देखते हैं यहाँ पे हम एनिमेशन, ये आपका ओशन करंट है, ठीक है। सरफेस करंट आपको दिख रहा है जो 10% है। डीप वाटर करंट है जो आपका 90% आपको शो होगा, ठीक है। जो सरफेस करंट है वो नियर अबाउट 400 मीटर तक रहता है। बाकी उसके नीचे जो है आपका डीप ओशन करंट आ जाता है। ओके, तो ये थे आपके सरफेस ओशन करंट और डीप सी ओशन करंट। जो हमें ऊपर सरफेस पे जो मैप में हम जो ओशन करंट्स की लाइन बनी हुई देखते हैं ना, वो लाइन किसकी होती है? वो होती है आपकी सरफेस ओशन करंट्स की लाइन। ओके, चलिए एक बार हम उसको मैप में और देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो हम मैप के इसमें लाइन बनी देख रहे हैं ना, ये कौन सी लाइन है आपकी? ये लाइन आपकी सरफेस ओशन करंट्स के एरोज आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपके एरोज चलते नज़र आ रहे हैं ये है आपके सरफेस ओशन करंट। अभी हम करने जा रहे हैं डिवीज़न ऑफ ओशन करंट। हमने इसको कैसे कैसे डिवाइड किया हुआ, मैकेनिज्म क्या है ओशन करंट के फॉर्मेशन की, वो हम आगे फैक्टर्स में करेंगे। किस तरह से हम ओशन करंट्स बना रहे हैं या ओशन करंट्स बन रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं डिवीज़न ऑफ ओशन करंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, वेलोसिटी और डायरेक्शन। बेसिकली हम दो तरीके से इनको डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस। पहला जो फॉर्म है इसका ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, मतलब कितने बड़े होते हैं, क्या उनकी स्पीड है और क्या उसकी डायरेक्शन है। और दूसरा बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के बेसिस पे आपके केवल दो टाइप के ओशन करंट्स होते हैं, वार्म ओशन करंट्स और कोल्ड ओशन करंट्स। नाम से ही पता चल रहा है, वार्म गर्म और कोल्ड ठंडी, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। तो ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट इसमें पहला होता है। ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्ट माने बेसिकली हम कह सकते हैं खिसकना। हम पहले भी पढ़ते आए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ड्रिफ्ट माने बेसिकली क्या होता है? खिसकना। ओके, तो जो वाटर खिसक रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट है सरफेस वाटर का, उसी को हम क्या कह रहे हैं? ड्रिफ्ट कह रहे हैं। इसकी कोई फिक्स वेलोसिटी नहीं होती, बहुत ज़्यादा तेज नहीं होता है ड्रिफ्ट, बहुत स्लो होता है। और इसका एक एग्जांपल है नॉर्थ और साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट होता है करंट, जो हम पढ़ ही रहे हैं। ड्रिफ्ट से इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी
ज़्यादा होती है। ओके, और इनकी एक डायरेक्शन फिक्स होती है और वेलोसिटी ड्रिफ्ट से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आता है इसमें स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स की वेलोसिटी जो होती है वो ड्रिफ्ट और करंट दोनों से ही ज़्यादा होगी, दोनों से ही ज़्यादा होगी इसकी वेलोसिटी, ठीक है। और ये बड़े फॉर्म में होंगे। जैसे आपका ओशन करंट्स का मूवमेंट है वाटर का, वो छोटे फॉर्म में हो रहा है, ड्रिफ्ट छोटे फॉर्म में हो रहा है, लेकिन इसका जो मूवमेंट होगा वो काफ़ी बड़े फॉर्म में होगा, ठीक है। अब देखते हैं डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहली बात इसमें आती है डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर में वार्म ओशन करंट्स और कोल्ड ओशन करंट। देखिए जो हमारा इक्वेटर वाला रीजन है, अगर हम इक्वेटर वाले रीजन पे देखें तो सन की जो रोशनी है वो इक्वेटोरियल पार्ट पे सबसे ज़्यादा पड़ती है, इक्वेटोरियल रीजन पे, इसी वजह से ये एरिया गर्म होता है। तो जो वार्म करंट्स होते हैं वो आपके इक्वेटोरियल रीजन से पोल की तरफ चलते हैं, और जो कोल्ड करंट होते हैं वो आपके पोल से इक्वेटर की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे आप दोनों देख रहे हैं कि इक्वेटर से पोल की तरफ जो जा रहे हैं, रेड कलर से मैंने वार्म को डिनोट किया है और कोल्ड को डिनोट किया है मैंने ब्लू कलर से। ओके, तो और पोल से जो इक्वेटर की तरफ आता है उसको हम बोलते हैं कोल्ड करंट। ओके, तो वार्म करंट जो होता है वो आपका इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है, सरफेस टेम्परेचर इसका हाई रहता है, ठीक है। ये गर्म पानी लेके आते हैं इक्वेटर से, या फिर गर्म पानी लेके आते हैं आपके कोल्डर रीजन में। ओके, कहाँ पे आपको मिलते हैं ये? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट से मिलते हैं आपको ये। ईस्टर्न कोस्ट जो है कॉन्टिनेंट का, है ना, ये उस पर आपको मिलते हैं वार्म करंट। ओके, और साथ में किधर की तरफ आते हैं? ये मिडिल लैटिट्यूड की तरफ आते हैं, इक्वेटर से होते हुए। इक्वेटर से ही बनने शुरू होते हैं और मिडिल की तरफ आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट कोल्ड करंट। कोल्ड करंट हमने देखा अभी पोल से निकल के शुरू चले हैं, वो कोल्ड ठंडा पानी वहाँ से लेके चले हैं और इक्वेटर की तरफ आते हैं। ओके, और ये हमें कहाँ मिलते हैं? वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट और मिडिल लैटिट्यूड अराइजिंग फ्रॉम दी पोल्स, यानी कि पोल से चलते हुए हमें मिडिल लैटिट्यूड पे हमें आके मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसका डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट्स। डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट्स, बेसिकली डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट्स जो डिसाइड होती है वो आपकी कोरियलिस फोर्स की वजह से डिसाइड होती है। ओके, ये बेसिकली कोरियलिस फोर्स की वजह से आपकी डिसाइड होती है। और नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो इसकी डायरेक्शन होती है वो होती है क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो इसकी डायरेक्शन होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ में ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है और साउथ में जो करंट्स होते हैं वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करते हैं। देखिए इसको हम एक फिगर में देख लेते हैं। ये देखिए नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो नॉर्थ में अगर आप देखें तो ये सारी जो डायरेक्शन है ये आपकी क्लॉकवाइज आ रही है, साउथ में ये डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। ये आपके कोरियलिस फोर्स की वजह से ही होता है ऐसा कि अर्थ कंटिन्यूसली रोटेशन में है, अर्थ कंटिन्यूसली रोटेशन में है। ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अर्थ जो है कंटिन्यूसली रोटेशन में है, और रोटेशन में होने की वजह से क्या होता है, जो इक्वेटोरियल करंट है नॉर्थ में वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। देखो अपने जिधर को चल रहा है उधर से अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, और साउथ में जो चल रहा है वो अपने लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, कैसे? एक बार हम इसे फिर से देखते हैं। ये देखिए हम इसे यहाँ पे देख रहे हैं, इक्वेटर मूव कर रहा है, ठीक है, अर्थ जो है आपकी मूव कर रही है, और उसी के साथ साथ आपके जो ओशन करंट्स हैं वो आपके मूव करने शुरू होते हैं।
नॉर्थ में क्लॉकवाइज मूव होता है और साउथ में एंटी क्लॉकवाइज मूव होता है। ओके, ये देखिए, नॉर्थ में क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, साउथ में एंटी क्लॉकवाइज। अब हम आते हैं इसके फैक्टर्स पर, इसकी डेंसिटी, इसके फैक्टर्स पर और इसके फॉर्मेशन पर, कैसे हमारे जो करंट्स हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। ओके, यहाँ देखते हैं हम, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसे देख रहे हैं हम। ये सरफेस है, अर्थ, ओशन सरफेस और सी बॉटम यानी ओशन बॉटम यानी कि उसकी तली, ये मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। ओके, तो एक तरफ ये इक्वेटर वाली साइड है जहाँ पे वार्म है, यहाँ पे ये वार्म है। ओके, यहाँ पे ये पोल वाली साइड है जहाँ कोल्ड है। कोल्ड होने की वजह से सपोज करते हैं कि ये एक आइसबर्ग यहाँ पे बन गया। अब आइसबर्ग बन गया क्योंकि समुद्र के पानी में क्या होता है, समुद्र के पानी में नमक होता है, जिसकी वजह से ये आइसबर्ग बनने के बाद में इतने एरिया में तो नमक रहा नहीं। वो नमक कहाँ सेटल हो गया, वो सेटल हो गया बॉटम में। आपके बॉटम में सेटल होने की वजह से ये जो पानी है ये हो जाता है डेंस, यहाँ की डेंसिटी बढ़ जाती है। ओके, डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये वाला जो पानी है ये नीचे की तरफ सबसाइड कर जाएगा। नीचे की सबसाइड होने की वजह से यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। जैसे ही यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा, यहाँ से पानी आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे ये जगह फिल करनी है। ठीक है, ये जगह फिल करनी है, और ये इसी में नहीं, सभी ओशियंस में यही प्रोसीजर रहता है। ठीक, ये जगह जैसे ही फिल होगी, इसके फिल होते ही यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से ये पानी ऐसे चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये पानी ऐसे चलना शुरू हो गया, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया डीप सी ओशन करंट और ये हो गया सरफेस ओशन करंट। इस वजह से धीरे धीरे क्या होगा, जैसे अब ये इधर को चला तो यहाँ पे फिर से वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से फिर ये पानी ऐसे, इसी वजह से ये साइकिल जो है गोल गोल ऐसे ऐसे चलती रहेगी। ओके, ये साइकिल ऐसे ही गोल गोल चलती रहेगी, इससे हमारे करंट्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक, अब हमारे पास मेन चीज़ क्या आती है, डेंसिटी और टेम्परेचर। जैसे जहाँ पे ठंडा होगा, जहाँ पे ठंडा होगा वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठंडा होने की वजह से डेंसिटी ज़्यादा होगी। जैसे ही डेंसिटी ज़्यादा होगी पानी नीचे बैठेगा, पानी नीचे बैठते ही इधर की तरफ, दूसरी तरफ से पानी खींचना शुरू कर देगा। दूसरी चीज़, दूसरा फैक्टर क्या होता है इसमें डेंसिटी के साथ, दूसरा फैक्टर है आपका अर्थ रोटेशन। ठीक है, अर्थ रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, वो अभी हम पीछे कर चुके हैं। अर्थ रोटेशन जो हो रहा है, अर्थ रोटेशन की वजह से क्या होता है, डायरेक्शंस जो हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो जाती हैं। यहाँ देखिए, ये अर्थ रोटेट होने की वजह से ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहेंगी और यहाँ पे डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रहेंगी। ठीक है, ये भी फ्लो को, अर्थ रोटेशन भी फ्लो को अफेक्ट करता है। इसी वजह से ये फ्लो को अफेक्ट करता है, क्योंकि अर्थ रोटेट हो रहा है, कोरियलिस फोर्स क्रिएट हो रही है, और उस वजह से आपका ओशन करंट जो है वो फ्लो कर रहे हैं। तीसरी चीज़ क्या आती है इसमें, विंड्स। कौन कौन सी विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स। ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स। ठीक है, हम ये देखते हैं जिधर की तरफ आप फर्श पे पानी गिरा के देखिए, फर्श पे पानी गिराने के बाद में क्या होगा, और वहाँ पे पंखा आप चलाएंगे तो पंखा की वजह से पानी जो है फ्लो करना शुरू कर देगा। ओके, पंखे की हवा की वजह से पानी फ्लो करना शुरू कर देगा।
ओके। तो हम जितने भी ओशन करंट्स ऑब्जर्व करते हैं वो मोस्टली विंड की डायरेक्शन में ही होते हैं। तीसरी चीज क्या आती है? तीसरी चीज फिर से घूम फिर के आती है, डेंसिटी वाला मैटर फिर से यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं रेनफॉल, रेनफॉल एंड इवोपरेशन। ठीक है, रेनफॉल एंड इवोपरेशन ये चौथा पॉइंट है जिसकी वजह से ये अफेक्टेड हो रही है, रेनफॉल एंड इवोपरेशन। जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होने की वजह से वो एरिया सैलाइन हो जाएगा, यानी कि नमक की क्वांटिटी उसमें बढ़ जाएगी। सपोज करते हैं अगर इस जगह बारिश ज़्यादा होती है, इस जगह बारिश ज़्यादा होगी तो यहाँ पे नमक की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। नमक की क्वांटिटी बढ़ते ही पानी डेंस हो जाएगा, है ना। डेंस होते ही क्या होगा? पानी नीचे बैठेगा। जैसे ही पानी नीचे बैठेगा उसमें क्या होगा? फिर से वैक्यूम क्रिएट होगा। अब सपोज करते हैं बारिश उधर की बजाय इधर ज़्यादा हो गई, ठीक, सेम कंडीशन यहाँ क्रिएट हो जाएगी। अब वाटर जो, अब जो सरफेस होगा और सरफेस करंट होंगे वो इधर की तरफ चलना शुरू कर देंगे, इधर की तरफ। क्यों? क्योंकि अब डेंस होने की वजह से इधर से आपका वैक्यूम क्रिएट हुआ, इधर की तरफ पानी आया, फिर ये उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। ऐसे जाके फिर ये साइकिल ऐसे चलेगी। डिपेंड करता है डेंसिटी पे, पानी की डेंसिटी पे। ओके, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं इक्वेटर की तरफ से हॉट वाटर ऊपर उठना शुरू होता है और वो किधर की तरफ जा रहा है? ये ब्राज़ीलियन करंट, ये सब चीज़ जो करंट वगैरह है ना, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अब विंड की वजह से कैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है। विंड की वजह से भी ये देखिए वेस्टर्लीज ये डिफ्लेक्ट होती है, विंड अपने राइट में डिफ्लेक्ट हो रही है। इसी तरह से ओशन करंट्स भी डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। राइट में डिफ्लेक्ट होगा, देखिए ये राइट में डिफ्लेक्ट हो रहा है और साउथ में लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होता है। तो हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ओशन करंट्स। तो सबसे पहले ये हीट बैलेंस को मेंटेन करता है। ओके, यानी जहाँ पे गर्म पानी है वहाँ पे घूम फिर के ठंडा पानी आता है और जहाँ ठंडा पानी है वहाँ घूम फिर के गर्म पानी पहुँच जाता है। दूसरा आइसबर्ग कैरियर, यानी कि जो आइसबर्ग्स होते हैं, ओशन करंट्स उन्हें अपने बहाव के साथ बहा के ले जाता है। कोस्टल एरियाज में रेनफॉल क्रिएट करता है। शिप्स को अपने नेविगेशन में आसानी होती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में आसानी होती है। इंडियन ओशन को ये डिटरमाइन करता है किस तरह से इंडियन ओशन करंट्स आ रहे हैं। इंडियन ओशन के जितने भी ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सभी ओशंस पे, सभी करंट्स पे फैक्टर्स ये अफेक्ट करते हैं। लेकिन इंडियन ओशन के साथ एक एक्सेप्शन है ना। और उसके जो डायरेक्शन रहती है इंडियन ओशन करंट्स की, वो आपकी मॉनसून विंड डिफाइन करती है, ना कि अर्थ की रोटेशन। ओके, पावर जनरेशन में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट वीडियो हम इसकी जल्दी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।